हम लोग लीगल इश्यूज से बचने की कोशिश करते हैं। सब समझते हैं कि गूगल इज अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरी कैन अंडरस्टैंड लॉ। ऐसा होता नहीं है। जो बिजनेस लॉयर्स हैं ना, उसकी इंडिया में कमी है। गुड बिजनेस लॉयर्स। एनडीए कितना इम्पोर्टेंट और मे बी मिसयूज्ड प्रोसेस है। एक आदमी उसमें 1 करोड़ लिख दे, दैट डजंट मीन कि 1 करोड़ आपको कोर्ट दिलवा देगा। Even before you start a company, even when you have an idea, you should consult a lawyer. Only in the second tier and third tier cities, they don't go to the lawyers. अब 5 साल बाद भाई दुश्मन हो गए और आज वो बच गया इसलिए क्योंकि वो एग्रीमेंट इतने अच्छे से ड्राफ्टेड था। दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही रिलेटेबल है और इम्पोर्टेंट भी है। जनरली हम लोग लीगल इश्यूज से बचने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग हमेशा ही उससे बचने की कोशिश करते हैं, बट अगर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर और एज ए कंपनी ओनर और इस तरह के जितने भी पद हैं जिसमें कि लीगल राय की ज़रूरत है, अगर मैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखूं तो शायद इन सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे हमें बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। आज इस टॉपिक पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे पास 2 लीगल एक्सपर्ट्स हैं हमारे स्टूडियो में और हमारे को होस्ट भी हैं। मनीष जी, रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स। मनीष जी एंड रितेश जी एक बहुत ही रिप्यूटेड लॉ फर्म चला रहे हैं जिसका नाम द प्रिसेप्ट है। हमारे को होस्ट सुनील एक बिजनेस ओनर भी हैं और हमें लगता है कि इस चर्चा में हम उन सारे पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे जहां पे एक किस हिसाब से एक स्टार्टअप फाउंडर या जो कंपनी ओनर हैं या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वेस्टमेंट रेस करने के प्रोसेस में है या कोई फाउंडर अपने को फाउंडर के साथ में एक तरीके के एग्रीमेंट या डिस्कशंस की बात कर रहे हैं जिसमें एक लीगल राय की जरूरत है, उन सब चीजों पे हम इस पे चर्चा करेंगे। आज का डिस्कशन मनीष जी और रितेश जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या कॉमन टॉपिक को लेकर के हैं और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन जनरल मैं खुद भी एज एन एंटरप्रेन्योर देखूं तो मुझे लगता है कि हमने बहुत कोशिश की कि उन सब चीजों में कभी ना पड़ा जाए, बट एक नसीहत भी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ये केसेस ऐसे हैं जिसमें आप जितनी जल्दी पड़ जाएं उतनी ही जल्दी आपको नॉलेज और नो हाउ मिल जाता है। तो सबसे पहले सर्टेनली हम लोग ये कोशिश जरूर करते हैं कि कंपनी फॉर्मेशन में एक लीगल एक्सपर्ट को हायर करते हैं और कंपनी को फॉर्मेशन करते हैं, बट उसके साथ साथ बहुत ही इस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे जिसको हम लोग डे इन डे आउट पे भी उन सब की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर मैं आपको बाहर के प्रैक्टिसेस के बारे में बताऊं, जैसे जब हम लोग जब बाहर भी प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पे लीगल एक्सपर्ट्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। एनी कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक लेट्स से ओवरसीज कंपनी के साथ अगर साइन हो रहे हैं या इवन डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर बन रहे हैं, सबसे पहले उसका जो डिसीजन है या जो वेटिंग है वो एक लीगल एक्सपर्ट से वहां पे होता है। इन जनरल प्रैक्टिस हमारे यहाँ इंडिया में इस सब सब्जेक्ट्स को लेकर के थोड़ा सा कम है। बड़ी कंपनीज के यहाँ पे इस तरह के एक्सपर्ट्स इन हाउस हैं, लेकिन छोटी कंपनीज इस तरह के एक्सपेंसेस से बचना चाहते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरह की चीजों पे आज डिस्कशन करेंगे। क्या हम लोग कोशिश करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स अगर हम ड्रॉ कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बारे में प्लीज बताएं। यू योरसेल्फ हैव बीन रनिंग दिस फर्म, आप दोनों लोग को फाउंडर हैं, एक मिल करके एक जर्नी तय कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप लोग अपने बारे में बताएं और फिर हम सुनील जी के बारे में पूछेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी। Yeah, so I and Ritesh both are from the same college. We are batchmates, 2007 batch Symbiosis. So we co-founded this firm, with another partner, one more partner in 2009. Then we went our own ways. Again, we came back in 2019 and we continued this journey. So basically, as of now, only I and Ritesh are, co-managing this law firm, and there are other partners as well.
Like one is Mr. Gaurav Mahajan, one is Mr. Manish Kumar Shubhai, then our CA partner as well. I mean, he's the tax head, Mr. Nitin Tyagi, and one partner at Bengaluru, Mr. Naman. So you have Bangalore offices. Yes, we have we have UAE office as well. So yeah, we have 3 offices: Delhi, Bengaluru, and UAE. So UAE office is managed by Ritesh only. So I'll just give you the background. See, you started with the question that, what should we do when we start a company? So the best example that we can give, like Manish and I are a very good friend, but when we started this thing, we drew our paper. That is the first thing we did. Despite being a very good friend, as we say, a good bond is good neighbors. So we drew our paper. So it applies to any venture, any company, any partnership firm. Having said that, now coming to the UAE thing. So when we went to UAE and we got in concern with a sister, we have a sister concern over there, Ahmad Al Raisi. Even then, it was Manish's idea that we should draw a paper. So as you were saying about like in foreign countries and all that, now even in India, things are picking up. People are understanding that you have to have a legal checks, but not to that extent. So the one example that comes to my mind always, that any founder, any businessman, any small entrepreneur, first thing they have is the CA. Right? But CA, when do you need a CA? In a general sense, we think of a business perspective. You need a CA when you have to file a return, when there's a business. But you need a lawyer to establish a structure. As we say, if you have a good basic structure, you can build towers on that. So as you rightly said, that even before you start a company, even when you have an idea, you should consult a lawyer. You're saying basically that before we go to CA, we should go to a lawyer and consult first when it comes to starting a business, right? That's not happening in general in India, right? तो यूजुअली होता क्या है कि आदमी जब सोचता है कि भाई लीगल लास्ट में खर्चा हो, क्योंकि जैसे हमारे में बोलते हैं ना, 3 लोगों से बचो, लीगल, डॉक्टर और पुलिस. लेकिन इसका उल्टा ये होता है, मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो तीनों लोगों से बच गया हो. Somewhere down the line you have to meet them, and if you are in the business, you'll have to meet them. तो इसमें एक और चीज है रितेश जी, कि जैसे कोई भी फाउंडर है या को फाउंडर है, वो इस तरह के की जो लीगल रिस्क है उसको अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? जनरली हमें लगता है ना कि मतलब बिजनेस जो है ट्रस्ट पे चलता है, और एग्रीमेंट भी ट्रस्ट पे चलता है. इसका मतलब यही है कि हम लोग इस तरह के रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या व्हाट इज द जनरल परसेप्शन? हाँ, पहली चीज एवरीवन आई मीन सब समझते हैं कि गूगल इज आई मीन अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरी कैन अंडरस्टैंड लॉ. ऐसा होता नहीं है. मतलब लॉ इतना वास्ट है, वो आज तक हमें नहीं आता. इट्स बीन लाइक 18 years इन प्रैक्टिस नाउ. हमें नहीं आता, हमें पढ़ना पड़ता है. हम सीखते हैं डेली, बच्चों से भी सीखते हैं. तो गूगल पढ़ के लोग सोचते हैं ओके, आई मीन सेक्शंस ही तो हैं, एक्ट्स ही तो हैं, पढ़ के सीख लिया. ऐसा होता नहीं है. आई मीन दिस इज वेरी वाइड. मीन इतना वाइड है कि हमें नहीं समझ में आता कितनी बार. तो और दूसरी चीज, फिर लोगों को लगता है कि लीगल में पैसा वेस्ट करना है. उनको लगता है अरे अग्रीमेंट ही तो है. आई मीन आई एम नॉट गोइंग इनटू द लिटिगेशन साइड, ओनली मैं अभी एग्रीमेंट्स मतलब कमर्शियल साइड पे ही हूँ. उनको लगता है अच्छा ये अग्रीमेंट है, वो जो पढ़ेंगे वो हम भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ही तो है. बट ऐसा होता नहीं है. मतलब इट्स आई मीन इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं. एक कोर्ट किस नजरिए से देखता है उसको. एक तो वो हमें जो पता है वो उनको नहीं पता है कि इस लैंग्वेज को कोर्ट कैसे देखेगा. एक एंड या कॉमा से कितना डिफरेंस आता है वो हमें समझ में आता है, जस्ट बिकॉज आई मीन वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर लास्ट 18 years. इट्स नॉट कि हमें पहले साल से समझ में आता था. दूसरी चीजें बहुत मतलब एक छोटी सी चीज है, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होती हैं, कंपनसेशन. तो एक आदमी उसमें 1 crore लिख दे, दैट डजंट मीन कि 1 crore आपको कोर्ट दिलवा देगा. तो आई मीन देयर आर वेरियस बैकग्राउंड थिंग्स जो हमें पता होता है. तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ज्यूरिडिक्शन क्लॉज कैसे करना, आर्बिट्रेशन होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट का इनफैक्ट अगर हम बात करें, एग्जिट क्लॉजेस कैसे होने चाहिए, कैसे आपको एग्जिट मिलनी चाहिए, टर्मिनेशन राइट्स कहाँ हैं आपके लिए. तो अच्छा एक पी नोट साइन करके आप लोग इन्वेस्टमेंट ले ले तो इट्स बेटर फॉर द फाउंडर्स, फॉर द आई मीन स्टार्टअप्स. बट
दूसरी तरफ से प्रॉब्लम है नाउ रितेश। हाँ, जैसा मनीष ने बोला कि डेफिनेटली, बट मेरे को एक और चीज़ ये भी लगता है कि जो बिजनेस लॉयर्स है ना, उसकी इंडिया में कमी है। गुड बिजनेस लॉयर्स, जैसे आप देखो, आप अगर टीयर 2 सिटीज़ में जाओ, ठीक है, अब वहाँ पे ऐसा तो है नहीं टीयर 2 सिटीज़ में बिजनेस नहीं होती है। लीव स्टार्टअप्स, आई एम सेइंग दैट 100 बिजनेस ओनर्स हु आर डूइंग टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़, बस उनके पास लेकिन लीगल टीम नहीं, इन हाउस लीगल टीम नहीं है उनके पास। और वो क्या करते हैं, वो उठ के चले जाते हैं उस एरिया का जो सबसे बड़ा लिटिगेशन लॉयर है। ही मस्ट बी वेरी गुड इन हिज लिटिगेशन, बट उसने बिजनेस लॉ तो किया नहीं ना, हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। तो ये एक चीज़ जो है ना, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह गई हैं कि बिजनेस लॉयर्स जो हैं, अच्छे बिजनेस लॉयर्स जो हैं, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, या वो लोग हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। So आप करें कि there is a scarcity of good business lawyers in India as well, right? जितना there is a demand supply gap है. Metros But में apart from metros, definitely. As I said, there are in metros, but अब एक आप सोचो, इंदौर का बंदा है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। इंदौर का बंदा है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छा बिजनेस किया, उसकी 600 करोड़ की टर्नओवर है। आज के डेट में जब वो मेरे पास आया, उसके पास ना SHA था, ना शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट था। वो शेयर्स कैसे देता था भाई? अच्छा, ये अच्छा आइडिया लेके आया, ठीक है, ये अच्छा आइडिया लेके आया, एंड बाय द वे दैट पर्सन इज एन IITian जो इंदौर में बिजनेस कर रहा है। वो अच्छा आइडिया लेके आया, बोला चल भाई तेरे को 10% शेयर दिया, करते जा। अब कल उससे डिस्प्यूट होएगा, जैसा मनीष ने बोला, वेयर इज द एग्जिट रूट? एंड यू गेव हिम 10% शेयर होल्डिंग फॉर एन आइडिया विच यू हैव नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द IP law. And I'm talking about somebody who is an ex-IITian, who has come from IIT. तो आप वो तो सोचो जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड ही बिजनेस रहा है। सो आई थिंक दिस गैप नीड्स टू बी somehow bridged somewhere. तो रितेश भाई और मनीष भाई, थोड़ा कम मतलब फाउंडर्स और कंपनी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। एक तो जैसे फाउंडर्स एग्रीमेंट की आपने बात की कि जब आप लोगों ने जब शुरुआत किया था तो एक एग्रीमेंट बना लिया था, है ना? मतलब एग्रीमेंट इसलिए भी जरूरी है कि चलिए आपने एक चीज पेपर पे लिख दी है, उसको लीगल नोटराइज किया है नहीं किया, दैट इज सेकेंडरी, बट लिखना बहुत जरूरी है ना? सो दैट इज वन थिंग। बट फाउंडर्स एग्रीमेंट में मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए आइडियली? तो एक तो मतलब जैसे कोई इन्वेस्टमेंट क्या ला रहा है, कितना इक्विटी परसेंटेज होगा, आज नहीं है, वेस्टिंग बेसिस पे या वेस्टिंग पीरियड कितना है, इसके बेसिस पे। तो मतलब व्हाट आर द बेसिक 3-4 पॉइंट्स दैट हैज टू बी देयर इन द फाउंडर एग्रीमेंट? देखिए, हमारा जो फाउंडर एग्रीमेंट है वो तो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, बिकॉज वी आर अ लॉ फर्म, सो वी आर गवर्न बाय द आवर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो हम तो उसमें लाइक शेयर्स के रोल्स एंड लाइबिलिटीज हम बहुत ज़्यादा डाल नहीं सकते। तो किसके कितने शेयर्स हैं और किसकी मतलब लाइक नाउ आई मीन सिंस आई मीन वी विल बी हेडिंग, वी आर हेडिंग एवरीथिंग, तो वो एक चीज़ अमेंड करके हम कर देते हैं कि जो होगा हम वट एवर वी से, आई मीन दैट वुड बी फाइनल। तो टिपिकली लेट से 2 लोग मिल करके एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और उनके बीच में एक फाउंडर एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे मैं बताता हूँ उसमें। करेक्ट। जैसे अगर आप लोग जैसे आई मीन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म, आई मीन इट्स नॉट कि आप कंपनी के थ्रू ही बिजनेस करें, आप तो फर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, उसको LLP भी बना सकते हैं। तो LLP बना रहे हैं तो उसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज डाल सकते हैं। पार्टनरशिप में भी आप डिटेल राइट्स एंड लाइबिलिटीज डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर आप कंपनी बना रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड, हाँ प्राइवेट लिमिटेड, तो और उसके लिए अगर आपको एक अग्रीमेंट कर रहे हैं, बेसिकली वो शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट ही होगा आपका, जिसको आप फाउंडर अग्रीमेंट बोलेंगे। उसमें आप डालिए एग्जिट क्लॉजेस, डालिए कितने कि आपकी मैनेजमेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, डालिए कितने मतलब एक चीज तो फैक्ट है कि अगर आप 51 कर रहे हैं, 49 कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ही विल हैव अ बिगर हैंड, सो वो तो फैक्ट है। लेकिन अगर आप 74 और वो 26 कर रहे हैं, तब उनका आपका बहुत बड़ा बिगर हैंड होगा, क्योंकि 3rd-4th मेजॉरिटी तो आपकी है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। बट जैसे मतलब सिंस आपने मेंशन किया पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड फर्म, तो मुझे लगता है कि मैं ऑडियंस को ये भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मतलब व्हाट आर द कैटेगराइजेशन ऑफ मेकिंग द फर्म आल्सो। जैसे एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है ना, एक LLP या लिमिटेड लायबिलिटी फर्म है, और एक है प्राइवेट लिमिटेड फर्म। उसके अलावा भी फर्म या कंपनी फॉर्मेशन के तरीके हैं।
जो कि पब्लिक लिमिटेड है। हाँ, एक पब्लिक हाँ, तो वो तो उसी का पार्ट है। अब यू वांट मतलब प्राइवेट लिमिटेड फर्म को अगर हम लिस्ट कर देते हैं बीएससी लिस्ट ना भी करें तब भी आप पब्लिक बना सकते हैं। इफ यू वांट मनी फ्रॉम पब्लिक, आप उसको लिस्ट करेंगे तो फिर वो सेबी रेगुलेटेड हो जाता है, तो वो अलग चीज है फिर। ओके। हाँ, उसमें आप आईपीओ के थ्रू पैसा लाते हैं या फिर लिस्टिंग के थ्रू पैसा लाते प्राइवेट लिमिटेड फर्म को लिमिटेड फर्म कैसे बनाते हैं, मतलब विदाउट हैं। प्राइवेट इज ऑलवेज अ लिमिटेड फर्म। हाँ, दैट इज देयर। हाँ, पब्लिक लिमिटेड जो पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। ओके। हाँ, उसमें सेबी से उसमें नहीं, अगर आप लिस्ट नहीं है तो आपको सेबी रेगुलेशन फॉलो नहीं करना, बट कुछ कुछ चीजें तो हैं, वो तो सारी मतलब बहुत सारी सेबी रेगुलेशंस है जो सब पे एप्लीकेबल हो जाती हैं। OTC ओवर द काउंटर के मतलब पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, नॉट थ्रू दी NSE BSE, राइट? हाँ, फिर आप लिस्ट कराइए, फिर वो आईपीओ करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद लिस्टिंग होगी, फिर ट्रेड चलता है। और ये जितने भी तरीके हैं वो प्रॉफिट मेकिंग फर्म की कैटेगरी में आते हैं। उसके लिए देखिए, नॉन प्रॉफिट के लिए तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते ना, वो तो आप बना ही रहे हैं फिलैंथ्रोपिक वर्क्स के लिए। जैसे उसमें भी गवर्नमेंट ने जैसे भी सेक्शन 28 कंपनी इस तरह की भी फॉर्मेशन किया है, तो उसमें दे आर कॉल्ड एज ए कंपनी बट दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। हाँ, वो आप बिजनेस के लिए नहीं बना रहे, ओके। वो आप फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए बना रहे हैं। आप सोसाइटी बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, या सेक्शन 28 है जो कंपनी, वो पहले सेक्शन 25 था। तो हाँ, तो ये कंपनीज आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं इससे आपको, क्योंकि इसमें आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये आप बेसिकली सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। ओके। ये पब्लिक चैरिटेबल पर्पसेस होते हैं, इसके लिए चैरिटेबल काम के लिए बनाते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, वो बिजनेस आप जैसे ये उसमें तो बना नहीं सकते अपना, आप जो अपनी कंपनी उसमें चला ही नहीं सकते अपनी कंपनी। आप हाँ, अगर पार्टनरशिप फर्म होता तो चला सकते थे, LLP होता तो चला सकते थे। इनफैक्ट आप एज एन ओनर, सिंगल ओनर वो भी चला सकते थे। और हाँ, प्रोपराइटर में तो आई मीन दिस नो लीगल एंटिटी एट ऑल। प्रोपराइटर में यू आर द ओनली लीगल एंटिटी, आपका एक गुडविल मिल जाता है जिसको आप, जो आपका नाम होगा वो है, लेकिन जो भी होगा सब आप ही हैं बेसिकली। आपका पैन भले अलग हो जाता है लेकिन लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं है, आप हैं। बस उसके नाम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन या हाँ, वो सब हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म में भी कोई लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं होता, उसमें भी जो सारे पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअली या सेवरली लायबल हो जाते हैं। LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हाउएवर, और कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर कोई सू करता है तो उनको सू करेगा, आपको इंडिविजुअली सू नहीं करेगा, अनलेस आई मीन देयर इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। भाई, आप जो है वो एग्जिट क्लॉज वाला डिस्कशन करते हैं। कंपनी बना ली और फिर जो है वो कंपनी बनाने के बाद में लेट्स से 2 फाउंडर 3 फाउंडर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और 3 फाउंडर से मान लीजिए सबके 33, 33, 34 ऐसे करके परसेंटेज हो गए। अब जो शेयर्स वैल्यूज हैं, लेट्स से 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, 1 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है, तो 33। अब जब भी कोई एग्जिट होता है तो वो भी मतलब अब वो फाउंडर्स एग्रीमेंट में वो क्लॉज कैसे लिखा जाए कि उसकी एग्जिट अमिकेबल हो जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि शेयर्स की वैल्यू के बेसिस पे तो कुछ है नहीं कि, है ना, कि आप उसको शेयर्स अगर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि उस समय में, उस टाइम पे जब उसकी एग्जिट हो रही है, डू वी नीड टू डू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी टू हैव दैट मे बी मनी allocated for the partner who is going out? सी मैं आपको बहुत ही, मनीष तो बहुत ही टेक्निकल बताएगा, मैं वो सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने अग्रीमेंट कर लिया, हर कोई का 33 हो गया, ठीक है। आप उसी अग्रीमेंट में ये लिख देते हो कि भाई कल हमारा नहीं बनता है, ठीक है, देन विल गिव यू द एग्जिट ऑप्शन, और उस शेयर का जो वैल्यू आपको मार्केट में मिलेगा, आई विल बाय दैट शेयर फ्रॉम यू। ये होता है एक थियोरेटिकल बात है जो अग्रीमेंट में आ जाती है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। मैंने 17-18 साल में तो नहीं देखा। होता क्या है कि भाई सबके पास 33% है, और 2 लोग मिलकर 66% होके 33% वाले को मान लो तंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे लॉ में प्रोविजन है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का, जो सेक्शन जो 10% भी ओन करता है ना, वो NCLT में जा सकता है। अच्छा। ये बोलते हुए कि भाई देखो ये लोग गलत कर रहे हैं, मेरे को ऑपरेट कर रहे हैं, कंपनी को मिसमैनेज कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में 2 सिचुएशन होंगी। एक सिचुएशन ये होएगा कि मान लो आपको का डेडलॉक ही हो गया, डेडलॉक इन द सेंस कि मतलब आप दोनों कंपनी मिलकर चला ही नहीं सकते, राइट है, और कंपनी मान लो डिविडेंड नहीं दे रही है,
कम टू जहाँ पे डिविडेंड दे रही है अलग बात है, जहाँ पे डिविडेंड नहीं दे रही है तो डिविडेंड नहीं दे रही है, मान लो 10 साल से कंपनी 10 साल से डिविडेंड नहीं दे रही है, आप लोग जो अपना यूजुअली जो होता है जो प्रैक्टिकल सेंस में आप लोग जो अपना पैसा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी ही ले रहे हो, कुछ रोल ले लियो, सैलरी मिल रहा है तो ठीक है भाई, सैलरी आता है, कंपनी जब प्रॉफिट होएगी तो तब की तब देखेंगे। उस सिलसिले में अगर आपको डायरेक्टरशिप से हटा दिया जाए, कंपनी से हटा दिया जाए, आपके पास 33% का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 10 साल का आपका काम, 10 साल पहले जो आपने पैसा लगाया तो आपके लिए कुछ मतलब ही नहीं रखता। आपको ना सैलरी मिलेगी, ना आप कंपनी में कोई रोल प्ले कर रहे हो, आप जाओगे ही जाओगे एनसीएलटी में। अंत में मान लो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो भी जाता है तो कोर्ट यही बोलेगा चलो डेडलॉक हो गया, या तो आप इनके शेयर खरीद लो या तो आप ये इनके शेयर खरीद लें एज पर द मार्केट वैल्यू। और बहुत ही ज्यादा लिटिगेशन इज नोबडी कैन प्रेडिक्ट द लिटिगेशन, और बहुत ही ज्यादा मान लीजिए ऐसा हो गया जिसने बहुत ही गदरी कर दिया, बहुत ही तंग कर दिया, तो उसको शायद कोर्ट हटा भी सकती है, भाई तूने बहुत किया, तू एज अ डायरेक्टर ठीक है, नाउ दे विल टेक ओवर। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। सो now I'll ask Manish to enlighten us on the how can we have this business in the agreement. वो जो आपने बोला कि वैल्यूएशन, देखिए आप वैल्यूएशन के क्लॉजेज आप उसमें डाल सकते हैं एग्जिट क्लॉजेज में ऑलरेडी, कि आप फ्यूचर में जो एग्जिट करेंगे वो इसी वैल्यू, एक फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला पे ही डिसाइड होगा कि इवेंचुअली वैल्यूएशन क्या होगा और उस चीज पे आप एग्जिट करेंगे जिसको भी एग्जिट करना है। I mean, there are other, I mean, put option, ROFR, बहुत सारे चीजें होती हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये तो एग्जिट के अपने अपने, बट हाँ जहां तक डिस्प्यूट की बात है, nobody can stop, I mean, nobody can avoid dispute. होना है तो होके रहेगा, आप उसमें कितने भी क्लॉजेस डाल दें, कोई डिस्प्यूट नहीं बचा पाया है, मैंने जो 18 साल में देखा है कभी भी। So even then we see that, you know, no matter you put drag along, put option, all that thing, you know, in the end it comes to one thing. I have given such amount of time, such amount of money, I need the return. We can't work out together. There are two options. Let's resolve it amicably, or let's go to the court or to the NCLT. And the problem is, we, like all the businessmen, almost 80% of the Indian people understand that court, the movement in the court is little slow. So sometimes the other side try to take the benefit of it. कि बाहरी सेटल। So we can drag it. आप इसको ये देखिए कि अगर आर्बिट्रेशन में भी जाते हैं, देन ही कैन एनलाइटन के आर्बिट्रेशन में कितना टाइम लगता है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आर्बिट्रेशन का, एंड ये रियल लाइफ एग्जांपल है। 2016 we got one matter. Our client was South Korean client. He said, Ritesh, in how many years we are going to get the money? So South Korean client who was actually doing business in India. Yes, they had a JV and all that. So I told them 5 years, and I was being, you know, pessimistic. I said in 5 years they will be able to get the money. Today we are in 2025. Even after getting the award, till date they have not got the money. They got the award in their favor, and the best part is the person who wrote the award was a former Supreme Court judge. And the person who set aside that award is a district judge. Now they have gone to the High Court. So I don't want to go into nitty and details, but see, look at the company or the person who has invested 200 crores 10 years ago, and they can't even get a penny, even though they have won the case. And see the district judge overturning the judgment of a Supreme Court judge. Former Supreme Court judge. You know, because why I said former? Because when I was arguing this case, it's a very funny part. When I was arguing this, I said, "My lord, this is a award by the former Supreme Court judge." The sitting judge said, "But right now I am the judge. He's the former." उसने अपनी प्रेसिडेंस तो सेट करनी ही थी। And that's the beauty. Yeah. तो एक और क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द इक्विटी स्प्लिट। फाउंडर्स के बीच में ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, और इन जनरल लेट्स से मैं और सुनील मिलकर के कंपनी स्टार्ट करते हैं। वी बोथ आर फ्रेंड्स, वी डिसाइड दैट यू टेक केयर ऑफ दिस ऑप और operations, I take care of this operation, and then based on this we decide कि 50-50% के आसपास में है। But there are so many examples when let's say I hired the let's say operational let's say tech founder, और सब सारी activities, I raise the fund, I run the company, and still I realize that
कि एक हमें टेक फाउंडर और चाहिए। फिर हमने उससे बात की, देन आई बिकॉज जब वो लेटर स्टेज पे आया तो उस समय का जो स्कोप एंड सिनारियोज आर चेंज्ड, है ना। उस समय की जो इक्विटी स्प्लिट है उसका कोई स्पेसिफिक तरीका है, या वो भी एक तरीके की मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ही है कि मैं ये 70% चीजें देख रहा हूँ, 30% चीजें तुम्हारी हैं या 20% तुम्हारी हैं, 10% किसी और की और भी हो सकता है कि फाइनेंशियल लेवल पे कोई और फाउंडर लेकर के आ जाएं, या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेट असाइड कर दें। ऐसा मतलब व्हाट इज द बेस्ट मैकेनिज्म दैट यू परसीव कि होना चाहिए फॉर द इक्विटी स्प्लिट? हाँ, मतलब कि अगर किसी को लाना है तो क्या तरीका हो सकता है? स्कोप डिफाइन करें पहले, फिर बात करें कि हाँ इतना इतना ये 50% आप काम करें तो 50% इक्विटी आपकी है, समथिंग लाइक दिस, इज एज सिंपल एज दिस। अगर मैं मतलब लाला मेंटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो बिल्कुल लोग ऐसे ही सोचते हैं। देखिए, इसमें पहली चीज तो आप लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि कितनी इक्विटी आप डाइवेस्ट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, पहला तो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आप उसको शेयर्स देंगे ना, तो शेयर्स देंगे मीन ओनरशिप ऑफ द कंपनी दे रहे हैं, तो जब ओनरशिप देंगे तो से भी होगा उनका। तो आप लोग कितना देने के लिए रेडी हैं, पहली चीज। दूसरा, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन उस 10% और 5% शेयर्स का कितना हो रहा है, वो बंदा उस प्रोपोर्शनेट में आपको हेल्प कर पा रहा है। शेयर्स देंगे, फ्री में तो देंगे नहीं, पैसे तो लेंगे ही, वो तो इन्वेस्टमेंट करेगा। और नहीं कर रहा है तो फिर देखिए कि वो हाँ, अगर फ्री में दे रहे हैं तो देना नहीं चाहिए, अदरवाइज अगर दे रहे हैं तो देखिए कि वो उतना बिजनेस ला रहा है आपके पास, या वो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं मतलब उसके आने के बाद। क्योंकि शेयर्स, अब जैसे ठीक है कंपनी छोटी है, आप लोग की तो बहुत बड़ी हो गई, अब कंपनी जब छोटी होती है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये शेयर्स कितने वैल्यूएबल होते हैं। जब बढ़ जाता है तो समझ में आता है 1-1% शेयर्स कितना, एक शेयर कितना वैल्यूएबल होता है। हाँ, वो तो है। तो इसलिए ये सारी चीजें ना बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। और तब डिस्प्यूट एक्चुअली। हाँ, क्योंकि देख एक और एंगल है, इन्वेस्टमेंट लाइएगा तो तुरंत तो इक्विटी वो लेते नहीं है, लेकिन इक्विटी का क्लॉज तो है। हो सकता है 5 साल के बाद का क्लॉज दे रखा हो इक्विटी का, हो सकता है उस टाइम ही कोई इन्वेस्टर इक्विटी ले रहा हो। तो सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी कि फ्यूचर ग्रोथ में कितना पैसा हम लाएंगे और कितनी इक्विटी डाइवेस्ट करेंगे। तो सब सोच के आप देखिए कि आप कितना किसी थर्ड पार्टनर को दे सकते हैं। तो पूरा बिजनेस एंगल है। बट ESOP या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग कैसे, मतलब व्हाट इज द फॉर्मल या लीगल प्रोसेस क्या है? देखिए, उसके लिए आपको बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू उसके लिए ESOP आपको 10% जैसे अलग रख दिया, फिर बाकी तो कंप्लायंस इश्यूज है उसमें, बाकी कुछ नहीं है। वो स्कीम उसकी बनता है एंड ऑल दैट। सो बट आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन, नो व्हिच यू सेड दैट मैं किसी को लाना चाहता हूँ, 10% देना चाहता हूँ। सी एज मनीष सेड, का पैसा लेके दो। बट सपोज किसी के पास ब्रिलियंट आइडिया है जो आप दोनों के पास नहीं है, और आप दोनों को लगता है कि भाई वो आइडिया और वो बंदा में दम है, तो अगर हम उसको 10% सिर्फ इस बात के लिए दे दें, राइट, तो आप जो उसके साथ SHA करोगे, वो करोगे, ये तो अलग सी बात है, राइट। जो लोग इग्नोर करते हैं इंडिया में खासकर, IP, राइट। तो जो बंदा आ रहा है अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने आइडिया के साथ, आप पहले उसके लिए अग्रीमेंट करो कि भाई ये आइडिया, ये तेरा इंटेलेक्चुअल चीज जो भी है, नाउ इट वेस्ट इन द कंपनी। अब देखो, IP में भी 3-4 चीजें होती हैं। मान लो उसका कुछ ऐसा, लेट्स से कॉपीराइट का कुछ चीज है, वो तब ऐसा साइन करा लो। कोई ऐसा ट्रेडमार्क का तो होएगा नहीं, ट्रेडमार्क तो चीज अलग चीज हो रही थी। कोई पेटेंटेबल चीज है वो, जिसके पास पेटेंट है, वो अपने पास करा लो। वो उसका ऐसा उसने बनाया हुआ जो इनोवेटिव है, बिकॉज यू कांट गेट द पेटेंट, तो उसको आप ट्रेड सीक्रेट में करा लो कि भाई ये तू हमारी कंपनी को दे रहा है, आगे कभी इसको तू सीक्रेट रिवील नहीं कर सकता है, बिकॉज फॉर दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन यू 10% शेयर होल्डिंग। बिकॉज शेयर होल्डिंग में क्या होता है, एक बार उसने 10% आपने उसको दे दिया, आप उससे वापस कंपनी वापस खरीद सकती है ना, वो भी जब बेचना चाहे वो, राइट। वो अगर नहीं बेचना चाहे, किसी को भी नहीं बेचना चाहे, आप उस शेयर्स तो वापस ले नहीं सकते हो। तो फिर उसको ये हाथ में ऑप्शन क्यों देना कि वो जो आइडिया लेके आ रहा है वो वापस ले जाए। और एक चीज, नॉन कम्पीट, हाँ, वो जरूर होना चाहिए अगर आप किसी को ला रहे हो फॉर सर्टेन पीरियड, इवन इफ ही एग्जिट्स,
ही कैन नॉट कम्पीट विद द बिजनेस बिकॉज फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, आई मीन एनडीए तो आप लोग साइन वैसे भी करते ही हैं, वो तो वैसे भी एसएचए का पार्ट होगा, बट वो भी बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए क्योंकि ट्रेड सीक्रेट्स, आई मीन आप किसी के भी, इनफैक्ट हमारा भी, हमारे क्लाइंट लिस्ट ये वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो ईमेल लिस्ट हो गया, आप लोगों का भी हो गया, सबके लिए। तो ये चीज़ें बहुत मतलब बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड होना चाहिए। और एक बहुत और important चीज़ है। आपने मनीष को एक बात बोला था कि चलो अग्रीमेंट करा ही लेते हैं, नोटराइज नहीं कराते हैं। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ क्लाइंट को कि फिर अग्रीमेंट कराओ ही मत। नोटराइज पे नहीं आ रहा हूँ मैं, आप कोई भी अग्रीमेंट करा रहे हो, अगर रिक्वायर्ड है कि उसको स्टैम्प होना चाहिए तो उसको फॉलो करो। देयर इज नो पॉइंट हैविंग एन अग्रीमेंट विच यू कैन नॉट एनफोर्स। तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। नहीं, रजिस्टर्ड की बात है, वो तो अलग वो चीज़ तो है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। डिपेंड करता है कि रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है कि या नहीं नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। मैंडेटली नहीं है तो आपको कराने की जरूरत नहीं। बट आप जैसे मोस्टली मनी शुड बेटर लेटर ऑन दैट, बट मोस्टली 90% अग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिसको आपको स्टैम्प कराने ही कराने हैं। तो आपको अग्रीमेंट को स्टैम्प कराना ही कराना और एग्जैक्ट वैल्यू से स्टैम्प कराना है, कम से नहीं कराना है। कि वो बहुत लोग ये आइडिया देते रहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इम्पाउंड हो जाएगा, फिर हम ये पेनाल्टी देके स्टैम्प करा लेंगे। तो हुआ क्या, गिविंग यू दिस एग्जांपल फॉर रांची, वन बिल्डर एंटर्ड इनटू अ डेवलपमेंट अग्रीमेंट विद लैंड ओनर्स, और उन्होंने जो डेवलपमेंट अग्रीमेंट था, दो इट्स इनवॉल्व पार्टी दिस गॉट रजिस्टर्ड आल्सो, उन्होंने उसको स्टैम्प ही नहीं कराया। सो हाउ द लॉ मूव्स, एक टाइम लॉ ये था कि अगर अनस्टैम्प्ड अग्रीमेंट है तो उस पर आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है। वो ऑप्शन पूरा गया। इवन दो वी गॉट द आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड थ्रू कोर्ट, आर्बिट्रेटर ने बोला कि नहीं भाई ये अनस्टैम्प्ड अग्रीमेंट है, आई एम नॉट गोना लिसन टू दिस, एंड सो आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है। वो मैटर हार गया। अब उसके बाद लॉ चेंज हुआ। आई एम नॉट गोइंग टू, वो लॉ चला ऑलमोस्ट एक या 1.5 साल तक, हाँ। सुप्रीम कोर्ट का ही। अब उसके बाद लॉ चेंज हुआ, आई एम नॉट ओनली निटी एंड ग्रिटी, लॉ चेंज हुआ भाई ठीक है अनस्टैम्प्ड अग्रीमेंट है तभी आर्बिट्रेशन हो सकता है, एंड इट कैन बी आर्बिट्रेटर उसको लेके इम्पाउंड करके स्टैम्प करवा सकता है। सो लुक एट दिस, दैट पर्सन invested 20 crores for that project. बोलते हैं ना penny wise pound foolish। तो आपने जो बोला मैं इसलिए सोचा कि आपको ये बात पे, ये फाउंडर्स को सोचना ही नहीं है कि स्टैम्प का पैसा बचाना है, स्टैम्प का पैसा नहीं बचाना। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि हम जैसे होता है कि 10 रुपए का भी स्टैम्प है, 100 रुपए का भी है, 500 रुपए, मतलब तो ये वैल्यू कुछ इम्पैक्ट लाती है क्या? हाँ, वो आप अगर 100 रुपए देने आपने 10 दिया तो अगेन वही बात है, आपने नहीं दिया, नहीं, हाँ, तो फिर से कोर्ट में वही होगा, इम्पाउंड हो जाएगा। तो अगर 100 देना है तो 100 ही देंगे। और तो ये वो स्टेट वाइज होता है। हाँ, स्टेट वाइज है। नहीं, नोटरी डिसाइड नहीं नोटरी करता, अलग होता है, एक्ट है। अच्छा, हाँ, एक सेंट्रल एक्ट है, इंडियन स्टैम्प एक्ट, फिर सारे ये कंकरेंट लिस्ट है, तो सारे स्टेट्स के अपने अपने स्टैम्प शेड्यूल्स हैं। उस शेड्यूल में पता पड़ जाएगा आपको जनरल एग्रीमेंट के लिए 50 रुपए है या 100 रुपए है। महाराष्ट्र में हमेशा सब में ज्यादा ही होता है। हाँ, यूपी में कितना है, हो सकता है 25 पैसे हो किसी में आज तक, ये भी है, अमेंड नहीं हुआ कितनी बार। अभी आई नॉट नेम द कंपनी, अभी गाजियाबाद में एक प्रोजेक्ट आया 150 करोड़ का, ठीक है। तो उसमें हमने बोला कि आप कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कर लो, ठीक है, और ये स्टैंप लगेगा। ऑनलाइन सब जगह निकाल लिया। आई डोंट वांट टू नेम द रिसर्च कंपनी एंड ऑल दैट आल्सो बिकॉज, सो वहाँ पे भी वही है फिगर। I mean that's a paid version, I mean which we have taken. हाँ, so we'll not take the name, that's a paid version, ठीक है। वहाँ पे भी वही नंबर, वही ad valorem ड्यूटी है। एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बोल रहा है कि हम ऑनलाइन आपका कर देंगे, ये नहीं, there's an online there are many online platforms जहाँ पे हमें केसेस मिलते हैं, हमें बेयर एक्ट्स मिलते हैं, कानून मिलता है वहाँ पे। हम उन कानून को डाउनलोड करके मतलब हाँ, somewhere we trust कि ओके, I mean हमें अपडेटेड मिल रहा है because we have paid for that। तो क्या होता है, जैसे मान लो आप कमिंग बैक समथिंग, आपने कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, उस पर स्टैम्प देना होता है। अब क्या होता है, हर कोई का लॉयर्स के पास जाने का मतलब ये भी है कि पैसा बचा लो। तो भाई हम कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में देखा कि भाई उस समय X% स्टैम्प था, अगर डायरेक्ट बाई आउट करता तो ज़्यादा स्टैम्प लग रहा था। मैंने कर लो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, काफ़ी पैसे बच जाएंगे, 2-2.5 करोड़ बच जाएंगे आपके। एज पर ये एडवाइस ये था ऑन द बेसिस ऑफ पेड, जैसा मनीष ने बोला, वेबसाइट था जो पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लॉयर्स जाते हैं, वहाँ पे देखते। जब वो बंदे गए, मतलब नॉट रजिस्ट्रेशन, पता नहीं कहीं हमें लगा, इंक्लिंग हुआ कि भाई एक बार
वहाँ के लोकल कोर्ट से भी पता कर लेते हैं, रजिस्ट्रार से भी पता कर लेते हैं। वहाँ गए तो उन्होंने मुझे दिखाया कि भाई वो हर जगह गलत दिख रहा है, रेट तो ये है। तो जो 2 करोड़ बच रहा था वो नहीं बच सकता था, उन्होंने बोला वो नोटिफाई हुआ ही नहीं, वो कभी नोटिफाई ही नहीं हुआ। अमेंडमेंट नोटिफाई ही नहीं हुआ, और नोटिफाई नहीं हुआ तो कानून नहीं बना। वो जस्ट बिकॉज कि वो Telling you why proposal this stage पे is था। answering a question, why do you need a lawyer proposal even नहीं before था। you start a company? ठीक है, this is that stage, you know, they're entering into the agreement and collaboration agreement. तो फिर उस केस में आप देखो, हमने बोला ठीक है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में आप स्टैंपिंग पे, आई शुड नॉट से दैट, बट आप उतना पैसा नहीं देना चाहते हो कंपनी गवर्नमेंट को, विच इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। कर रहे हो आप कोलैबोरेशन एग्रीमेंट को, स्टैंप ड्यूटी दो, दैट्स द राइट थिंग टू डू। बट देन वी फाउंड अ वे आउट दैट वी मेड द फार्मर एज वेल एज द बिल्डर अ पार्ट ऑफ वन कंपनी, and then they entered into an agreement, and in all of that we put an arbitration clause, and we linked everything to the through the arbitration clause, and SHA बन गया, फिर collaboration agreement बन गया, सब में सारा उठ के जो arbitration clause था SHA का आ गया, जो SHA जो lawfully stamped है, पूरी तरह से stamped है, तो एटलीस्ट आप सेक्शन 11 में जा सकते हो, right? So, I'm telling you the nitty-gritties, but the best part is, the best thing would have been कि जितना stamp का requirement है उतना ही डालो। और believe me, जब ये agreement बन रहा था, both the builder and the farmers, they were like very good friends, and when I was advising them, ये लिख लो, वो लिख लो, Manish was also advising them, ये लिख लो, वो लिख लो, तो बोलते थे नहीं हम तो भाई हैं, अब 5 साल बाद भाई दुश्मन हो गए, और आज वो बच गए इसलिए क्योंकि वो अग्रीमेंट इतने अच्छे से ड्राफ्टेड था और उनका स्टैम्प था शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, ताकि अब वो वापस से डिस्प्यूट में दोनों कोई जानना चाह रहे तो आराम से जा सकते हैं, और बच इसलिए भी गए कि वो नया लॉ आ गया कि चलो आपका अनस्टैम्प भी है तो भाई चलो कोलैबोरेशन में हो जाता। सो सी आई एम टेलिंग यू द पॉइंट इज यू शुड नेवर नेग्लेक्ट और इग्नोर द स्टैम्प ड्यूटी। तो इन जनरल ये प्रैक्टिसेस हैं आपको लगता है इंडिया में, जैसे आप कर रहे हो कि जैसे हाँ, जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो करती हैं। अच्छा, एक और चीज, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की बात की, तो मतलब थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या आईपी इन्फ्रिंजमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जैसे हम लोग जब एम्प्लॉय हायर करते हैं तो वी आल्सो गेट द एनडीए साइंड आल्सो, है ना, कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको बाहर शेयर नहीं कर सकते हैं। एनडीए कितना इम्पोर्टेंट और मे बी मिसयूज्ड प्रोसेस है, क्योंकि एनडीए को लोग मतलब इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वी आल्सो व्हेनेवर वी इवन वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो सभी लोग ऐसे बोलते हैं ओपन एंडेड एनडीए। इफ इट इज ओपन एंडेड, व्हाई डू यू नीड इट? तो बट स्टिल मुझे लगता है कि देयर इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो चाहे वो इंटरनेशनली भी मैं देखता हूँ ये सब प्रोसेसेस जो है वो लोग फॉलो करते हैं। अल्टीमेटली वी आर द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमें लगता है कि वी गेट इनटू द बिजनेस टू डू द बिजनेस ओनली, बट देयर इज ऑलवेज अ फॉल आउट पॉसिबिलिटी कि जब उस समय शायद ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बट स्पेसिफिकली एनडीए जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कितना इम्पोर्टेंट है उसको लीगल तरीके से साइन करना, एंड मे बी हैविंग द लीगल एक्सपर्ट टू वेट दैट एनडीए। देखिए, इसमें एनडीए तो डेफिनेटली आपको साइन करना ही चाहिए। फर्स्टली देखिए, एक चीज है कि आपके एम्प्लॉयज हैं तो डेफिनेटली वट एवर दे आर वर्किंग, आई मीन वट एवर दे आर क्रिएटिंग एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। बट स्टिल एनडीए तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तो जो यहाँ पे वो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, आई मीन कंपनी के जो नॉलेज ले रहे हैं, काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या ट्रेड सीक्रेट जो है, अगर आप एनडीए नहीं रखेंगे तो दे आर फ्री, अदरवाइज दे आर नॉट फ्री, आई मीन समवेयर, आई मीन दे आर लीगली बाउंड, बट स्टिल आपके पास एक कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप इंजंक्शन जाके ले सकते हैं। लोग कोई लेता नहीं है, छोड़ देते हैं, आप लोग भी मतलब छोड़ ही देते हैं, कंपनीज भी इतना बॉदर नहीं करती कोर्ट जाने का, बट एक इंजंक्शन तो ले सकते हैं तुरंत से जाके कोर्ट में, मतलब इफ नीडेड, या इफ नीडेड। हाँ, तो एक चीज और भी है, जैसे आप एनडीए तो कराओ ही कराओ तो इंजंक्शन लेने के लिए ऑल दैट, बट जब भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट करो तो उसमें ये क्लॉज हमेशा होना चाहिए, और यूजुअली होता भी होएगा 90% जगह, कि भाई आप जो भी क्रिएट करोगे, कॉपीराइट वर्क, whatever you create, any intellectual work that you create, it belongs to the company. एंड साथ में कि कंपनी को उस रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी भी असिस्टेंस चाहिए वो देंगे, हाँ, क्योंकि उनको साइन वाइन करना पड़ेगा। हाँ, 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 एक होता है ऑथर्स राइट, उसके अलावा बाकी सारी चीजें तो आपकी हैं फिर। हाँ। तो उसमें जैसे आईपी वाले केस में लेट्स से
एम्प्लॉय भी कुछ क्लेम कर सकता है कि बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज नहीं, ये आपने साइन करा रखा है क्या? करा साइन रखा है क्या आप उसमें वो क्लॉज भी लिख देते हो ना, उसमें लिख दो कि वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग एंड इट बिलोंग्स टू कंपनी फॉर विच यू हैव बीन ड्यूली पेड फॉर और योर कंसिडरेशन इज सैलरी, आ जाता है वो लाइन आ जाता है उसमें कि भाई आपने जो भी क्रिएट किया आप इसलिए असाइन कर रहे हो क्योंकि आप कंपनी के लिए ही डेवलप कर रहे हो, फॉर विच यू हैव बीन पेड, सो यू कांट से दैट यू आर क्रिएटिंग दिस थिंग, दिस वर्क विदाउट कंसिडरेशन। अब जैसे वो देखो, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, वो इन्वेंट करते हैं कुछ, तो गवर्नमेंट का ही है, वो इंडिविजुअल थोड़ी उनका है। इसमें एक और कंपोनेंट जैसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गई और एक ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क में एक तो मुझे तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना ही अपने आप में बहुत बड़ी हैसल है। नहीं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ हैसल। अच्छा, हाँ, कॉपीराइट फिर भी थोड़ा है। लोगो रजिस्ट्रेशन भी होता है, लोगो इज अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। लोगो हो गया, आपका नाम हो गया, सब होता है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि जैसा मनीष ने बोला कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन अब स्मूथ हो चुका है इंडिया में, डिजाइन एक्ट का भी रजिस्ट्रेशन स्मूथ हो चुका है। मतलब मेरा हमेशा परसेप्शन कुछ दूसरा है। मतलब जैसे आपने कुछ भी डिजाइन कर लिया, जैसे बॉटल डिजाइन कर ली, है ना, एंड द मोमेंट यू चेंज अ mere very not very significant part of it, you can again get it maybe copyright और उसको फिर से कर ले। मैं आपका इसको क्लियर करता हूँ, पहले बात करेंगे डिजाइन की, उसके बाद आएंगे कॉपीराइट पे। जैसे कोई डिजाइन बना, अब उस डिजाइन का आपने कॉपी करके थोड़ा बहुत चेंज करके अलग से किया तो नया डिजाइन है। अगर आपका डिजाइन रजिस्टर भी हो जाता है, मान लो आपने एक डिजाइन बनाया और उसने तो आपका डिजाइन कॉपी करके 10% अलग बना लिया, वो रजिस्टर भी हो जाता है, तो उसको मनीष रिवोक भी करा सकता है। दैट्स द वन थिंग। नाउ कमिंग टू द कॉपीराइट। कॉपीराइट में जैसा मनीष ने बोला, रजिस्ट्रेशन इज टिल टुडे इट्स अ कंबर्सन प्रोसेस, बट द ब्यूटी इज you don't need registration to protect your copyright. अच्छा, The moment you have created the copyright, it is protected under Indian law. एंड पब्लिश्ड। नहीं तो वो राइट प्रूव कैसे होगा? वो कोर्ट में वो नहीं, अगर आपने क्रिएट किया है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इनके लोगों से एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने कॉपीराइट ऐसा लोगो बनाया जो ट्रेडमार्क में डिवाइस मार्क के अंदर भी रजिस्टर हो सकता है, और वो एक ऐसा डिजाइन है जो आर्टिस्टिक वर्क में भी आ सकता है। कॉपीराइट के डिफरेंट होते हैं। अब वो डिजाइन लोगो जो है, इन्होंने किसी से इनवॉइस रेज किया होगा, किसी को ईमेल भेजा होगा तो नीचे में आया होगा, तो पब्लिश हो गया। ऐसा मनीष मतलब पब्लिश, तो पब्लिश हो गया, तो उसका इनके पास एविडेंस तो है ना, ऑडिट ट्रेल है बेसिकली, एविडेंस तो है ना कब हुआ था, राइट? वो तो आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा ना कब हुआ था। ये भी एक मिथ है कि आप किसी का इंटेलेक्चुअल वर्क, चाहे कॉपीराइट हो या पेटेंट हो या डिजाइन हो या ट्रेडमार्क भी हो, ठीक है, थोड़ा चेंज कर दो तो आप बच जाते हो। नहीं बचते, नहीं होता, नहीं बचते हो। हाँ। और इसमें तो खासकर आई कैन से अबाउट दिल्ली, मुंबई, आपको इंजेक्शन मिल जाता है। यहाँ तो हाई कोर्ट साफ, मतलब आपने तो पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि कोई भी हल्का फुल्का इन्फ्रिंजमेंट में भी हाई कोर्ट वॉट भी लगाता है, मतलब बहुत झाड़ लगाता है। अच्छा, हाँ, बहुत डांट लगाता है। अच्छा भाई, एक और चीज है, जैसे हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लेट्स से फ्रीलांस हो गए या सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं, उनकी जो एग्रीमेंट है वो भी हमें लीगलाइज कराना है। और अगर क्योंकि वो लोग क्या ना एम्प्लॉइज सेक्शन लॉ के अंडर आते हैं, ना तो मतलब वो इंडिविजुअल भी हैं, तो मतलब एजेंट्स हैं आपके, हाँ, फ्रीलांस कह लीजिए, फ्रीलांस कंसल्टेंट कह लीजिए। बेस एजेंट्स ही हैं, हाँ, एजेंट्स वो आपको हैं। काम देते हैं, आप कमीशन देते हैं। नहीं, हम उनको काम देते हैं। अच्छा, जो वेंडर होंगे, आपके वेंडर होंगे, आपके वेंडर डेफिनेटली ये तो मतलब ये तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें तो बहुत सारी लाइबिलिटीज आपकी बैक टू बैक होनी चाहिए जो आपको ऊपर से क्लाइंट दे रहा है, क्योंकि उनकी गलती से तो आप भुगतेंगे, तो वो जितनी लाइबिलिटीज है वो उधर भी होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा वेंडर का जो आपने बोला तो मैं थोड़ा उसको उस साइड लेके जा रहा हूँ। वेंडर की गलतियों से कैसे आप जैसे कंपनी को ये पेनाल्टी पे करना पड़ता है। आपने किसी वेंडर को एंगेज किया लेबर सप्लाई करने के लिए, यू नीड लॉट ऑफ लेबर्स टू डू सम वर्क एंड यू कांट कीप देम ऑन योर रोल, और उस वेंडर ने पीएफ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उन लेबर का, राइट? पीएफ नहीं दिया, वो भले ही आपसे पीएफ ले रहा है, राइट, नहीं कर रहा है, लायबिलिटी किसकी होगी? किसकी लायबिलिटी होगी? आप तो बोलोगे वेंडर की होगी। तो वेंडर की, हाँ, मतलब मैंने तो वेंडर को पैसा दे दिया ना, वेंडर ने दिया नहीं दिया वो तो वेंडर की लायबिलिटी है। नहीं, द लॉ सेज लायबिलिटी आपकी हो।
मेन कॉन्ट्रैक्टर की। Yes. प्रिंसिपल, हाँ, और अगर नहीं हुआ ESI PF आप करो, उनसे रिकवर करो। जैसा आपने बोला ना, वो तुम्हारे वेंडर है। इवन योर क्वेश्चन हैड दैट थिंग ना, वो तो हमारे वेंडर है। हाउ कैन वी कंट्रोल देम? दैट वाज योर क्वेश्चन। व्हेन यू आर गेटिंग बिजनेस विद देम, यू हैव टू कंट्रोल देम टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एज सिंपल एज दैट। और उसमें सारे क्लॉज जो है वो इंश्योरेंस और ये सब चीजें उसका पार्ट होनी चाहिए। अगर आपके क्लाइंट को इंश्योरेंस चाहिए, जनरली चाहिए ही होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो हाँ, तो आप उनसे भी तो लोगे। और वो जब आप जैसे आप फंडरेज की बात कर रहे हो, जब फंडरेज पे जाते हो, सीरीज ए सीरीज बी जो आपका होता है, तो सीरीज ए सीरीज बी के टाइम में टियर 1 लॉ फर्म, टियर 2 लॉ फर्म्स आ जाते हैं, हमारे से लॉ फर्म आ जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि भाई अपना मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन लाओ। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन होता है क्या है कि जो आप वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कुछ ऐसे सप्लायर होंगे जो आपके लॉन्ग टर्म सप्लायर होंगे, और उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, Why would anybody invest money with you? वो तो कल किसी और पास जा सकता है। मान लो आप कुछ मैन्युफैक्चरर हो, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट बनाने में आप इतना बढ़ रहा है, और वो एक ऐसी एसेंशियल चीज दे रहा है और आपका उससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। इट विल रेज आईब्रोज, राइट? इस पे मैं एक ऐड ऑन करूंगा जो अभी दिमाग में आया। हाँ। अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए किसी भी कंपनी को, स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनीज को तो खैर नहीं, स्टार्टअप्स के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी कंप्लायंस। अगर आपका कंप्लायंस में प्रॉब्लम है तो इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं। तो कंप्लायंस थॉरो रखिए, एवरीथिंग, लेबर से लेके बाकी सारी चीजें। एडिंग टू दैट, कंप्लायंस डे वन से अच्छा रखिए, स्ट्रक्चर डे वन से अच्छा रखिए। लाइक इवन बिफोर यू फॉर्म अ कंपनी, लाइक यू बोथ ऑफ यू हैव अ ग्रेट आइडिया टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। In my opinion, only those companies become successful which can solve the problem. If you're not solving the problem, you're not going to be successful. So if you're going to solve a problem, even for that, you must have an agreement between both of you. Okay, today we decide this. MOU कर लो कि ये मेरा आइडिया था, ये था, हम ऐसा करके कर रहे हैं. Now let's form a company. ऐसा इतना हमारा शेयर होल्डिंग होगा. Because so to answer that question, you need to have a lawyer from the day one to protect yourself and to protect your business. भाई एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में यू आल्सो मेंशन वन एग्जांपल कि रांची में फार्मर्स के साथ में एग्रीमेंट किया, तो वी कॉल इट एज ए एसेट लाइट मॉडल, जहाँ पे जो डेवलपर है वो लैंड ओन नहीं करता है, लैंड इज ओन्ड बाय समवन एल्स। अब ऐसे मॉडल में मतलब जो ओनर लैंड ओनर है वर्सेस जो डेवलपर है, उसका एग्रीमेंट रजिस्टर कराना चाहिए या नॉर्मल से रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि उसमें स्टैम्प ड्यूटी कंपोनेंट है, क्योंकि अगर वो लैंड खुद नहीं खरीद रहा है इसका मतलब स्टैम्प ड्यूटी कोई बचा रहा है, इसीलिए इसको एसेट लाइट मॉडल भी बोल रहे हैं। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू विच जो डेवलपर है उसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, एक तो हर स्टेट में आज की डेट में स्टेट ओनरशिप अपार्टमेंट एक्ट समथिंग करके हर स्टेट में अलग अलग एक्ट्स हैं, डेवलपर्स एग्रीमेंट्स, डेवलपर एक्ट, इस तरीके के एक्ट्स हैं थोड़े। तो अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में भी ना वो डेवलपर का प्रोविजन है वहाँ पे कि अगर डेवलपर कुछ बना रहा है, ओनर के साथ उनका एग्रीमेंट है, तो दैट इज अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट, तो रजिस्टर तो आपको कराना ही पड़ेगा। और राजस्थान के पर्सपेक्टिव में तो आई चेक एंड कंफर्म, बट ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में ये है कि डेवलपर एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। और डेवलपर एग्रीमेंट में सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज आपके डिफाइंड है कि ओके, फाइनल प्रोजेक्ट में आपको इतना % मिलेगा, आपको इतना % मिलेगा। और इवेंचुअली जो बायर्स हैं उनके लिए एक जीपीए, मतलब जो ओनर्स हैं वो एक जीपीए कर देंगे किसी के फेवर में, कंपनी के फेवर में, वो जाके वहाँ रजिस्टर करा देगा, तो डायरेक्ट बायर को ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो बिल्कुल ठीक है। और जस्ट एडिंग टू, आपको कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हो, डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो, दिस आर द नोमेनक्लेचर्स, आपको रजिस्टर तो कराना ही पड़ेगा। और अभी रजिस्टर नहीं कराओगे तो रेरा कैसे मिलेगा, राइट? अब तो आपको रेरा भी चाहिए, रेरा कैसे मिलेगा? तो अब थोड़ा चेंज हो गया है। और मैं आपको बताता हूँ, आपने क्योंकि एसेट लाइट मॉडल का क्वेश्चन पूछा, ये एसेट लाइट मॉडल नॉट ओनली इन इंडिया, इट ऑल्सो एग्जिस्टिंग, आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस इन अदर जुरिस्डिक्शन, दैट इज यूएई, उसके बाद मुझे कोई है नहीं एक्सपीरियंस। इवन यूएई में एसेट लाइट मॉडल होता है, और वहाँ पे भी जो ये होता है कि अगर वो खरीदेंगे तो टोकनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उन्हें राइट में बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, तो वो बोलते हैं चलो हम एसेट लाइट एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, कल इतना बिकेगा तो आपको इतना देंगे और हम इतना ले लेंगे। इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है कि यूजुअली
builder's default. Then the best part is when you have a registered collaboration agreement. Farmers are safe, landowners are safe, even builders are safe. And at least you have an enforceable document. You can go to RERA also. Right? अब कुछ तो जजमेंट्स आए हैं कहीं पे कि लैंड ओनर्स कैन नॉट गो टू द रेरा एंड ऑल दैट, वो भी फिर बाद में आया कि नहीं जा सकते हैं. सो ऑल आई एम सेइंग दैट जैसा मनीष ने बोला कि कंप्लायंस मस्ट है, और ये भी एक कंप्लायंस का पार्ट है. और यार जब आप जहाँ पे, मैं 100 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ 5 करोड़ का भी आप एक प्रोजेक्ट डालने वाले हो, भाई आप उसका 6% रजिस्ट्री में क्यों नहीं खर्च कर सकते हो? और उस 5 करोड़ का 1% या 2% लॉयर पे क्यों नहीं खर्च कर सकते हो? राइट? This is how you protect yourself. जैसा आप, you started a very good introduction. You said that I have seen in other countries that they give more importance to the legal check and balances, which is lacking here. हाँ, नहीं करते हैं यहाँ पे, या बचने की कोशिश करते हैं. हाँ, शुरू में करते हैं. इवेंचुअली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ना उनको समझ में आ जाता है. So they will have their own legal team in house, और फिर बाहर के लोग हमारे जैसे लॉ फर्म्स. बट मनीष, इन हाउस टीम तो वो रखती है, मतलब जो 2000 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चली जाती है. यूजुअली तो देखता है 400 करोड़ से 2000 करोड़ तक की कंपनी का इन हाउस टीम आपको 10 में से 2 मिलेंगे. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इन हाउस टीम भी बाहर मतलब लॉ फर्म्स को तो अप्रोच करती ही है. हाँ, करती है. एवरीथिंग कैन नॉट बी डन बाय देम. हाँ, नहीं, लीगल एक्सपर्ट अगर टीम नहीं है तो एक लीगल एक्सपर्ट बैठा होगा एंड ही विल बी एक्चुअली ब्रिज बिटवीन लीगल टीम एंड द कंपनी. अगर कोई जैसे इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ही है तो वो इन हाउस नहीं करते. बहुत बार करते भी हैं, नहीं भी करते. हम तो करते थे, बट वो कितनी बार होता है चलो बाहर के किसी, आई मीन दे वांट टू जस्ट बी सिक्योर कि कोई गलती ना हो जाए. और कितनी बार इन्वेस्टर का डिमांड होता है कि आप किसी टियर 1 को ले लो. तो ये भी एक रीजन होता है कि डिस्पाइट हैविंग इन हाउस टीम, होल बिग टीम, वो एक लॉ फर्म को भी अप्रोच करते ही हैं. या अगर कोई टेक्निकल लीगल ओपिनियन हुआ तो वो अवॉइड करते हैं, वो हमेशा लॉ फर्म ही देता है. मतलब मनीष तो एक और आगे की बात कर रहा है कि इवन व्हेन दे हैव अ लीगल टीम इनसाइड द कंपनी, स्टिल दे गो टू द लॉ फर्म्स, whether it's tier 1, tier 2 or tier 3, they go to the business lawyers, you know, who has experience, right, to get a full proof document. अब उस सिचुएशन को सोचो, when we'll go back to the same topic, startups or the business owner in tier 1 or tier 2 cities, tier 3 cities, tier 2 or tier 3 cities, where they don't even have the lawyers. And they are relying on, say, now the Google has been replaced by ChatGPT, which is also a very deadly thing. So now they think that, okay, now there's a ChatGPT, so what is the need to go to the lawyers? But at the same time, as Manish was saying, आपने वो कहा था ना शब्दों वाला, तो शब्दों की भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, राइट? आई मीन अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि किसी की हो कि ठीक है उसने बहुत ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट देख लिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी है, लेकिन वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इतने कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं कि नॉर्मल लोग तो समझ ही ना पाए. नहीं, हम लोग कॉम्प्लेक्स डेलिबरेटली नहीं बनाते. नहीं, मतलब आई एम नॉट सेइंग, बट इन जनरल इसका आंसर मैं देता हूँ. नहीं, मैं क्योंकि इसका आंसर भी देता हूँ, और इसका आंसर भी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से देता हूँ. मनीष और मैंने, आई विल नॉट नेम द डिटेल, मनीष और मैंने एक दुबई का ट्रांजैक्शन किया. आप जो OTC बोल रहे थे उसका, वो 700 करोड़ का डील था, ठीक है. और हमें मैंडेट ये था कि भाई वो डॉक्यूमेंट सिर्फ 15 या 20 पेजेस में होना चाहिए, राइट, नॉट गोइंग टू 100 पेजेस. Reason being because they wanted to close this transaction very quickly, and there was a South African investor, South African law firm was also involved. So even that law firm was told that, see, they will create a very small document, and so that everybody's rights is protected. और आप विश्वास नहीं करोगे, of course we had a Dubai law firm, our sister concern also in that, Ahmad Al Raisi. We created just 20-page document, full proof document, covering everything to make it simple. बट कितनी बार क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि जो सिंपल नहीं हो सकती है. अब आप 10 चीजें डालोगे तो चीजें तो बढ़ेंगी ना, प्रोसेस तो बढ़ेगी. अगर कमर्शियल एस्पेक्ट ज्यादा है तो फिर तो हमें भी लिखना ही पड़ेगा. तो हम लिखेंगे तो फिर पेजेस भी बढ़ेंगे. बट एज यू राइटली सेड, वी नीड टू सिंप्लीफाई थिंग्स. वी नीड टू सिंप्लीफाई थिंग्स. आई मीन आई डू इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. तो ये कैसे आया इंफ्रास्ट्रक्चर? आई वाज इन हाउस. वहां पे जो मैंने सीखा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आई वाज द कंपनी, मुझे वो एग्जीक्यूट करना था.
मुझे वहां पे रोड़े नहीं अटकाने थे कि नहीं ये क्लॉज खराब है, ये ऐसा है। तो कमर्शियल रात दिन मैं कमर्शियल लोगों से घिरा रहता था कंपनी के, तो वहां पे जो लर्निंग हुई वो अलग है। हाँ, मतलब वो पर्सपेक्टिव, हाँ, वो पर्सपेक्टिव अलग है पूरा। तो इसलिए आई मीन आई नो इन एंड आउट, आई मीन आई कांट से इन एंड आउट, बट या आई मीन वेरी मच कंफर्टेबल विद इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, एक और चीज जैसे आपने नाम लिया फंड रेजिंग का, दिस इज समथिंग व्हिच इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें फंड रेजिंग को लेकर के बहुत सारे अलग तरीके के डिस्कशंस एंड डिबेट एंड डिलिब्रेशंस चलते रहते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जस्ट टू मे बी समटाइम्स इट इज important tool to start the business, to run the business, and sometimes to create the equity also. अब उस तरीके के केसेस में जब हम लोग देखते हैं तो वी ऑल्सो हैव सीन कि जब हम लोग रियल एस्टेट सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो ये होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स राउंड। तो वो वाला जो राउंड है वो मतलब कितना इम्पोर्टेंट है फॉर द लीगल पर्सपेक्टिव, ऑल्सो कितना रिजिड बनाना चाहिए। सेकंड लेवल पे तो फिर वो प्रॉपर एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा या कुछ और चीजें होंगी। सो दैट इज वन एस्पेक्ट फ्रॉम द रियल एस्टेट सेक्टर। बट सर्टनली व्हेन वी लुक एट द स्टार्टअप फंड्स, जब वो रेज करते हैं तो उसमें भी एक फैमिली फ्रेंड्स राउंड होता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फैमिली। तो मतलब वो कितना एज पर माय व्यू बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। जिस तरीके से आप किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर से एक डॉक्यूमेंट मतलब करेंगे एग्रीमेंट, सेम मतलब राइगर होना चाहिए उसमें, कुछ ऐसा कुछ नहीं। डिस्प्यूट कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। बिजनेस इज ऑलवेज डिफरेंट, फ्रेंडशिप इज ऑलवेज, आई मीन दैट शुड बी सेपरेट। तो जैसा आपने आपके क्वेश्चन में था रियल स्टेट, तो जो एग्जांपल मैंने दिया वो दो बचपन के फ्रेंड्स थे, गाजियाबाद का, दे वर कजन्स आई थिंक। तो एक दो कजन थे, एक दो बचपन के फ्रेंड थे। तो अगर उन्होंने रिगर नहीं बनाया होता तो आज उनको बहुत प्रॉब्लम होता। तो उसमें से एक बंदा जो था वो मेरा दोस्त था, और मतलब हमारी दोस्ती 18-19-20 साल की दोस्ती, 22 साल की दोस्ती है। उसने बोला कि नहीं भाई दोस्ती यारी है, अग्रीमेंट तो ऐसे ही बनना चाहिए। तभी लेकिन उस समय भी वो लोग हमारी पूरी बात नहीं सुने, क्योंकि उनको लग रहा था कि कभी डिस्प्यूट हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये डालना अच्छा नहीं लगेगा। बट जैसा मनीष ने बोला एकदम रीगर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और कंपनी बन रही हो या बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अगर दो आदमी का मन से हो रहा है, मैं तो बोलता हूँ इवन हस्बैंड वाइफ भी मिलकर कंपनी बना रहे हैं, दे शुड हैव एन एग्रीमेंट। अच्छा, जब फंड रेजिंग की बात करते हैं तो जनरल टर्म्स दैट वी हियर इज द टर्म शीट। तो मतलब टर्म शीट में स्पेसिफिकली देखा जाए तो कई बार बहुत ही छोटी टर्म शीट बनती है, और कई बार बहुत ही लंबी पे मतलब टर्म शीट भी, मतलब आई हैव सीन। बेसिक चीजें क्या क्या कवर होनी चाहिए, मे बी टॉप 3? वही फिर एग्जिट, टर्मिनेशन, बोर्ड का स्ट्रक्चर और रिजर्व मैटर्स और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर डाल सकते हैं उसमें कुछ अच्छा तो वो डाल सकते हैं। रिजर्व मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जहाँ पे आई मीन जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जितने भी हैं, जैसे आप लोग 2 हैं, मान लीजिए 3 है, तो 3 का जब तक कंकरेंस नहीं होगा उन मैटर्स पे ओके नहीं होगा कंपनी का, तो वो तो उसमें डालना चाहिए। और उस लेवल पे भी कई सारे क्या है ऑर्गेनाइजेशंस या स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने एक बहुत ही स्मॉल साइज टिकट्स रेज करते हैं फ्रॉम द मे बी क्राउड फंडिंग मॉडल पे। उनका एग्रीमेंट साइन होता है लेकिन उनका कुछ लीगल उस तरह से नहीं है, बट दे कैन नॉट कम फॉर द रेजोल्यूशन। मतलब छोटे इन्वेस्टमेंट, हाँ छोटे इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक अलग से एग्रीमेंट बनाइए। नहीं, एग्रीमेंट बनता है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान ली कंपनी लेट से बैंकक्रप्ट हो गई और उस समय उन जो स्मॉल टिकट इन्वेस्टर्स हैं उनका कुछ लीगल राइट्स होता है टू लुक एट इट। he'll throw light because he is insolvency lawyer। देखिए होता क्या है कि दिस सेक्शन 53 ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड वो एक वाटरफॉल मैकेनिज्म बनाया हुआ है, राइट? कि दो सिचुएशन होंगी टू आंसर योर क्वेश्चन। कंपनी या तो बैंकक्रप्ट हो रही है तो वो लिक्विडेशन में चली जाएगी, मतलब अब कंपनी के जो एसेट्स हैं वो लोग खरीदेंगे, उससे जो पैसा आएगा तो पहले तो जो है पहले तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा, वर्कमैन को सैलरीज मिलेंगी, वो भी 24 महीने का
ठीक है। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, उनको मिलेगा। जो आपने शेयर होल्डर्स की बात बोली वो सबसे लास्ट में लिस्ट में आते हैं, ठीक है। जहाँ पे कंपनी को कोई खरीद ले रहा है, जहाँ पे कंपनी को चला ले रहा है, कितनी बार ऐसा भी होएगा कि कंपनी को कोई खरीदेगा ही नहीं, कंपनी हो गई बैंकरप्ट, कंपनी को जाना है लिक्विडेशन में। हम लोग जो बोलते हैं देयर इज नो SRA, देयर इज नो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, राइट। आई विल गिव यू एग्जांपल जेट एयरवेज, बीइंग आई हैव डन सम एविएशन मैटर्स। जेट एयरवेज में SRA होने के बाद भी वो लिक्विडेशन में जा रहा है, राइट। अभी रिसेंटली आप लोग JSW स्टील का सुन रहे होंगे, वो भी लिक्विडेशन में जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि जो कंपनी के एसेट्स लोग खरीदते हैं, कंपनी के एसेट्स तो होते हैं ना, लोग खरीदते हैं, जो पैसा आता है तो हाँ, लेकिन सबसे पहले आज के टाइम में सबसे पहले तो पेमेंट जाता है IRP को, RP को, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल। जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो NCLT एक रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर देता है। These are lawyers or These are lawyers, these are CA, these are ICWA, these are main chunk of the people, ठीक है। तो वो लोग उसको कंपनी को मैनेज करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाते हैं ताकि कोई आके खरीद ले, राइट। जब वो नहीं होता है तो फिर उसके एसेट्स को बेचा जाता है, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर बन जाते हैं वो लोग करते हैं। तो उसमें वाटरफॉल मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है। तो जो शेयर होल्डर है, बी इट स्मॉल बिग, दे फॉल डाउन द लाइन, वेरी बिलो डाउन द लाइन। गवर्नमेंट का ड्यूज भी उसमें देना होता है। तो पहले मतलब इफ माई मेमोरी इज करेक्ट, सबसे पहले आ जाता है आपका वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वर्कमैन का सैलरी, प्रोफेशनल क्रेडिटर्स, फिर गवर्नमेंट का ड्यूज भी आ जाता है, फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स आते हैं। एक हम जब इंडिया और बाहर की बात करते हैं और आपने आर्बिट्रेशन की भी बात करी, तो बाहर एक टर्म्स यूज होती है पैरालीगल। उसका इंडिया, हाँ, उसका कोई इंडिया में कोई सिग्निफिकेंस है या है भी? नहीं, मैं वो पैरालीगल है। इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंस है। अब तो यूजुअली उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होती है और इनका वैसे? क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होता है। अगर कोई BCom भी किया है, BA भी किया है, BSc भी किया है, बट उसने अगर लॉ फर्म के साथ या लॉयर के साथ टाइम बिताया है, अच्छा, कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं होता पैरालीगल का? हमारे यहाँ नहीं होता है, देन वो पर्सन पिकअप करता है। ही कैन नो हाउ पिकअप करता है, रहते रहते ड्राफ्ट करना सीख जाता है, कुछ चीज़ें, तो वो करना स्टार्ट होता है। वो बाहर के देशों में पैरालीगल का एक अच्छा स्ट्रक्चर है, एंड दे डेफिनेटली डू बेटर जॉब देन आवर पैरालीगल्स, बट उनका वहाँ पे अलग ट्रेनिंग भी होता है। Great. Thank you so much, Manish bhai, Nitesh bhai. Before we wrap up the podcast, maybe I think एक last question है कि maybe specific legal myth that जो कि आपको लगता है कि वो bust होनी चाहिए, and there is a specific message जो कि हमारे listeners को आप देना चाहते हैं। तो मतलब over to you, मनीष भाई आपसे, फिर रितेश भाई। और यंग एडवोकेट्स, उनको भी आप एक मैसेज हाँ। जरूर दीजिएगा जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। For young advocates, definitely, I mean, work hard. Don't rush into things. I mean, legal research is a very big thing. So they must work hard to get an answer. I mean, it's not like Google thing कि आप गए और आपको आंसर मिल गया. And for, I mean, companies, I mean, found startups, I mean, come to lawyers. Come to lawyers, yeah, definitely come to lawyers. I mean, हमारे पास आएंगे तो आपको भला ही होगा। थोड़े पैसे खर्च होंगे, लेकिन शायद उससे ज़्यादा बच जाए, ये भी होता है। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कि हम उनसे ज़्यादा बचा देते हैं उनका। I mean, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो स्टार्टअप हैं, particularly in the second tier and third tier cities, they don't go to the lawyers just because उनको क्लैरिटी नहीं है कि लॉयर की फीस एग्जैक्टली क्या चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू द डॉक्टर कैन चार्ज यू फ्रॉम लेट्स से 500 to 2000 रुपीज, लेकिन लॉयर के केस में कुछ क्लियर नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मे बी अंडरस्टैंडिंग जो कि मुझे लगता है कि शायद सेकेंड या थर्ड सिटीज में है। फर्स्ट ईयर सिटीज में फिर भी स्टार्टअप्स या जो प्रोफेशनल्स हैं, दे डोंट माइंड हायरिंग द लीगल एक्सपर्ट। I'll answer your question. प्लीज। This is also a myth that there is no clarity of the lawyer charges. So now when you go to the law firms, you know, they have their standard rates, right? They have their standard rates. It's not like that, you know, but you cannot compare a lawyer with a doctor, because you cannot compare apple and oranges. When you go to a lawyer, you have a different set of services. You might ask for NDA, you might ask for SHA, you might ask for advisory, you might ask for n number of things.
So there are fees for that. And definitely, if you go and if you go to a different law firm, there's a different fee. But now I believe almost all the law firm in tier 1 cities, say even in I don't say tier 2 cities, in tier 1 cities, they have this structure. They have this structure where, which are affordable. So the purpose of this podcast is also, I want to convey this message to the people at large, that try to go for affordable lawyers who has or who have done such work in past. Research about your lawyer first. Research about your lawyers, research about your law firms. Try to go to them, and definitely there are affordable lawyers in town. Very nice. एक और myth है कि जैसे we are, I mean, like having around 18 years of experience, तो आप इतना कैसे चार्ज कर सकते हैं? They don't understand कि 18 years में हमने जो चीजें देखी हैं, the way we write, I mean, definitely that's, I mean, different from the way 3 or 4 years experience lawyer would write. तो ये चीज उनको कितना सेफ करती है ना, उनको समझ में नहीं आता. And they say, I mean, you are charging higher. In my personal capacity, if I say, but because we also have hired the lawyers या लीगल एक्सपर्ट्स फॉर स्पेसिफिक केसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम लोगों ने किए हैं. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी अवेलेबल, और कई बार क्या होता है कि शायद क्लैरिटी नहीं आती है इन टर्म्स ऑफ द प्रपोजल्स कमिंग फ्रॉम द लॉ फर्म्स. और वी ऑल्सो मतलब एक जनरल पब्लिक परसेप्शंस भी है कि मतलब जैसे हम लोग जब सुनते हैं नाम तो फिर राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल, अमित शन या मंगलदास हाउस, ये सब बड़े नाम ही सुनते हैं. और ये भी उनके नाम के साथ साथ ये भी सुनते हैं कि वो मतलब पर केस या पर हियरिंग वो 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं या 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं. तो शायद वो सर्टेनली मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस की भी जरूरत है फॉर द मे बी फॉर द सेगमेंट और फॉर द डेमोग्राफी. जिनका भी नाम लिए वो जस्टिफाई करते उस चीज को. नहीं, तो मैं इस चीज को मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जनरली आई टोटली एग्री विद यू कि हमें थोड़ा रिसर्च करनी होगी, बट जो सर्विस है उसके ऊपर कैप नहीं कर सकते हैं कि आप कि जैसे डॉक्टर की फीस भी है ना. तो आई टोटली एग्री कि उनका स्कोप और आपका स्कोप अलग अलग है, नो डाउट अबाउट इट. और कभी कैप नहीं है. I mean, if you go higher, उनको भी कोई कोई कैप cap नहीं नहीं है, है, हाँ. उनका भी कोई कैप नहीं है. हाँ. और इस तरह से सर्विस की अपनी क्वालिटी, यू ब्रिंग इन 18 maybe years of experience, it cannot be compared with the 2 years or 3 years of experience. तो मुझे लगता है कि you have all the rights to charge as per your expertise and experience. एक और myth है. In case, I mean, they think, अब see the first proposal we sent, okay, I mean, they can always come back and discuss. Let's see क्या scope है scope. I mean, वो बैठ के हम तो उसको हमेशा सही कर सकते हैं, बट कितनी बार होता है नहीं. I mean, वो I mean, I'm not talking about us, but in general, उनको लगता है okay, अगर अमरचंद, I mean, some big law firm has sent this high fee, high quotation, तो वो बाकियों से भी डर जाते हैं. तो बाकियों के साथ उनको बैठ के बात करनी चाहिए. No, we have all the great respect for the firms which are very established, but generally मतलब हमारे यहाँ पे बड़ी फर्म्स का कल्चर नहीं है compared to let's say US. नहीं, हमारे बहुत बड़ी फर्म्स है हमारे पास. बहुत बड़ी फर्म्स हैं, they are doing good services. They are, and both of us like we have learned from those big firms where we have been part of it. So we have very high regard for those firms. But now I'm telling you that there are good boutique law firms as well. Who are doing good services, who are providing good services. And to answer your question in a very lighter note, लॉयर का जो बोलते एक बार मैं I'll give you a very good example. मैं पटना में इंटर्नशिप कर रहा था. I will not name that person because he is a very famous person now. तो मैं उनके पास गया, उनका इंटर्नशिप कर रहा था. तो वो उस समय 25,000 पर अपीयरेंस चार्ज करते थे. तो किसी का केस आ गया, तो बहुत बड़े आदमी का केस आ गया, तो उनका क्लर्क ने बोल दिया 25,000 पर अपीयरेंस. वो आया, बात हुआ, तो सर ने उनको बोला उस समय 1 लाख पर अपीयरेंस. अच्छा, फी अपनी चेंज कर दी, बढ़ा दी. हाँ, सर ने बोला 1 लाख पर अपीयरेंस. तो जो बंदा था वो बोला कि सर आपके क्लर्क ने तो 25,000 बोला था. उन्होंने बोला लॉयर को कोई फी थोड़ी ना होता है. आपका मैटर में इतना फाइल है, इसके लिए इतना है. हाँ, मतलब स्कोप ज्यादा है. Then he answered that question very smartly, said, if I'm not able to justify, then you complain. So, and the other thing is that we lawyers cannot advertise, and we don't want to advertise also.
like hota hai, like if we are doing good service, people will come to us by word of mouth. For lawyers, trust, integrity, and I mean definitely quality and punctuality. I think these are these are the qualities a lawyer must have, a law firm must have. Great. Thank you so much, you. Ritesh Really bhai, good conversation. Manish bhai. Thank you so much, Thanks. Sunil, for being the great co-host. थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक जैसे हम लोगों ने इस चर्चा में बहुत स्पेसिफिक बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें भी समझी। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, बट अगर ट्रस्ट के साथ साथ एक लीगल नोट या उसका डॉक्यूमेंट भी साइन हो, वो भी एक उस ट्रस्ट को कम नहीं करता है, उस ट्रस्ट को रेदर इन्हांस या बढ़ाता ज़रूर है। और जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कोई भी कंपनी फॉर्मेशन से लेकर के फंड रेज या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो कि हम लोग कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू इंडिविजुअल, इस तरीके के जितने भी डाइवर्सिफाइड डिस्कशंस हैं, उसको अगर हम लोग लीगल एक्सपर्ट्स लेकर के करें तो शायद उसके प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स को हम लोग सुनिश्चित करते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि बिजनेस में हमें ज़रूर इसको यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद आज सब कुछ ठीक है, बट कल भी ठीक रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए शायद लीगल सर्विसेज या लीगल एक्सपर्ट्स का जो योगदान है इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, इसका हम आशा करते हैं। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट एंड विश कि आप इस पॉडकास्ट के बारे में हमें राय दें, सजेशन दें और अपने साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें इस पॉडकास्ट को शेयर भी करें। प्लीज़ क्लिक लाइक एंड शेयर एंड आप अपने सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। विल शेयर दैट ईमेल आईडी जिसमें आप उसको लिख सकते हैं। विल आल्सो बी शेयरिंग द ईमेल आईडीज ऑफ आवर लीगल एक्सपर्ट्स एज वेल, ताकि आप की कोई ज़रूरत हो तो उनसे कांटेक्ट कर लें सीधे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you.